powerful, very efficient. नमस्कार। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना का दिन आ गया है। आज का दिन राजनेताओं को बहुत सब्र रखने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनावों का परिणाम अब से कुछ ही देर में यानी कुछ घंटों बाद आ जाएगा, लगभग 13 घंटे। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर राज्य में इस बार चुनाव हुए थे और परिणाम आने के बाद ही पता चल जाएगा कि जनता ने किसे अपना मुख्यमंत्री चुना है। आपके साथ इस कार्यक्रम में मैं हूं ममता चोपड़ा। तो 5 राज्यों की मतगणना की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए इन राज्यों में तैनात हैं हमारे संवाददाता भी। यूपी से, पंजाब से, मणिपुर से, गोवा से, दिल्ली की भाजपा और कांग्रेस, यानी ये सभी राज्यों में हमारे मतदाता भी सुबह से लग जाएंगे, जो आपके साथ आप तक तमाम जानकारी भी लेकर आएंगे। लेकिन जाहिर है कि जो 2 महीने से चुनावी समर चल रहा था वो अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है और मतों की गिनती का इंतजार अब सबको है। जाहिर है कि चूंकि मतों की गिनती के लिए कुछ घंटे ही रह गए हैं, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके साथ साथ जितने एग्जिट पोल्स के पंडित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके भी दिलों की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई हैं। और वो इस वजह से क्योंकि जो बयान आ रहे हैं वो ये स्पष्ट दिखाते हैं, जैसे ईवीएम पर निशाना साधा जाना अब शुरू कर दिया गया है। और इन 5 राज्यों में जो भी संभावित नतीजे हैं उन्हीं का विश्लेषण करेंगे हम अभी और इस जनादेश कार्यक्रम में। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कौन सा वो दल है जो ईवीएम को लेकर इस वक्त हमलावर हो गया है, जिसको लेकर भाजपा ने भी किया है पलटवार। और मजे की बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम पर गुस्सा निकालने से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ये वही नेता हैं जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बदलाव का दम भी भरते नजर आए थे। तो अगले 1 घंटे में हम अपने विशिष्ट मेहमानों के साथ करेंगे बातचीत कि क्या कुछ संभावित नतीजे आ सकते हैं, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस मतगणना में। लेकिन आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़े क्या प्रमुख बिंदु हैं, इन्हें हम आपके सामने रखना चाहेंगे। तो 7 चरणों में मतदान प्रक्रिया पूरी हुई और इन 7 चरणों में प्रक्रिया, मुद्दों और राजनीतिक दलों की राजनीति के आधार पर देखते हैं क्या रही बड़ी बातें। यूपी चुनाव परिणाम में अटकी मुद्दों की जान, लौटे योगी तो निकलेगा महंगाई और किसान आंदोलन का दम। 7 मार्च को यूपी के 7वें और आखिरी चरण के मतदान के साथ ही राज्य में संपन्न हुआ मतदान प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान हुआ संपन्न। यूपी में 4 मुख्य पार्टियां भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सहित कुछ छोटे दल मुकाबले में। भाजपा निषाद पार्टी और अपना दल के साथ गठबंधन बनाकर लड़ रही है। उधर सपा भी प्रसपा, सुभासपा और अपना दल कमेरावादी के साथ चुनावी सवन में उतरी है। और इस बार बेहद लो प्रोफाइल रहा बसपा का चुनाव प्रचार। कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में क्या कांग्रेस यूपी में बदल पाएगी अपनी सियासी तस्वीर। और उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम देश के भविष्य की राजनीति के लिए भी होगा बड़ा संदेश। विपक्षी राजनीति के लिए संजीवनी बनेगा यूपी का परिणाम या विपक्ष होगा और कमजोर। तो उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या देश के भावी राजनीति की दशा दिशा तय कर पाएगा। कुछ बड़ी बातें ये उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश का हम जानते हैं कि अब मतगणना शुरू होनी है, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम सामने आने हैं। लेकिन अब इसमें चूंकि बहुत कम समय बचा है, गुरुवार यानी कल सुबह से ही मतों की गिनती शुरू होगी और दोपहर या शाम तक राज्य में अगली सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इससे पहले ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के दावों और प्रतिदावों की हवा निकालता दिख रहा है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ईवीएम को लेकर बेचैन हैं। और क्या इस बेचैनी के सियासी मायने भी हैं, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ईवीएम खुलने में अब कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। सत्ताधारी भाजपा हो या विपक्षी दल, सभी की सांसें हार जीत को लेकर अटकी हैं। तो इन परिणाम में उन चुनावी मुद्दों की जान भी अटकी है
जिन्हें भाजपा सरकार की राह का कांटा बनाने के लिए विपक्षियों ने खाद पानी देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सरकार के कोरोना प्रबंधन पर कुप्रबंधन के आक्षेप हो या कृषि कानून विरोधी आंदोलन को उत्तर प्रदेश में गरमाने के भरसक प्रयास और गांव-गांव गली-गली बढ़ती महंगाई का ढोल मुद्दों का हथियार 2024 लोकसभा चुनाव में काम आएगा या नहीं, ये यूपी के परिणाम पर टिका है। ऐसे में बड़ी विपक्षी ताकत होने का दम भरने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को बदलाव की बात कहकर अपदस्थ करने की चुनौती देने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बातों से और ईवीएम के प्रति उनके सियासी आंसू के राजनीतिक पंडित अभी से मतलब निकालने लगे हैं। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। ईवीएम को लेकर सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए तो भाजपा ने करारा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने तीखा तंज किया और कहा कि अखिलेश यादव ने ईवीएम को बेवफा कहने के लिए 10 मार्च का भी इंतजार नहीं किया। नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। जाहिर है चुनाव प्रचार के दौरान खम ठोक कर प्रदेश में बदलाव का दम भरने वाले सपा प्रमुख के इस बयान पर राजनीतिक पंडित भी कहने लगे हैं कि कहीं अखिलेश खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा तो नहीं नोच रहे। जाहिर है इसके जवाब के लिए अब बस कुछ ही घंटों की देर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सपा ने ईवीएम को लेकर जो बातें कही उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में आज केंद्रीय निर्वाचन आयोग पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के समक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ईवीएम को लेकर किए जा रहे दुष्प्रचार पर शिकायत दर्ज की। धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी निर्वाचन आयोग पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अखिलेश यादव ने जिस भाषा का सार्वजनिक तौर पर प्रयोग किया उसे साफ है कि वो हार से डर गए हैं। प्रशिक्षण के लिए व्यवहार करने वाले ईवीएम को बहाना बना के जो काल हिंसा की गई बनारस में, इसकी आपत्ति करने के लिए हम चुनाव आयोग आए थे। हम चुनाव आयोग को मांग कर रहे हैं इस प्रकार की अराजक तत्वों के खिलाफ जो हार से पगला गए हैं, जो हार से भयभीत हुए हैं, जो जनता को उस्काने की काम कर रहे हैं, उनकी संवैधानिक प्रक्रिया में जिनको विश्वास नहीं है, जो भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को, भारत की इंस्टीट्यूशंस को, इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस को निंदा करते हैं, ध्वस्त करने का कोशिश करते हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। तो जाहिर है मतगणना से पहले ही ईवीएम पर साधा जा रहा है निशाना। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शेखर अय्यर जी और रामकृपाल सिंह जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। शेखर अय्यर जी, हमने हर बार देखा है, ये एक ट्रेंड बन गया है, एक दस्तूर सा बन गया है कि मतगणना से पहले या मतगणना के बाद चुनावी नतीजे अपनी पसंद के नहीं आते हैं तो फिर एक ही बात सामने आती है कि भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ है। अब दोबारा से, हालांकि अभी तो मतगणना शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले ही ये बात कह रही है सपा। अब क्या कहें इन दलों को, क्या वही दस्तूर या अपनी हार से घबरा गए? मतलब ठीक एग्जिट पोल के जो इंडिकेशंस हैं उसके बाद हमने देखा है कि क्योंकि जिस दिन एग्जिट पोल आए तो उस दिन अखिलेश जी कह रहे थे 300 सीट आ रहा है सपा को, लेकिन बस 26 घंटे के बाद पूरा चेंज हो गया कि, और बहुत गलत बात है। देखिए
ममता जी, इसको केवल आप ईवीएम बहाना बनाना तो अलग बात है, लेकिन आप एक प्रकार से एक वोटर के माइंड में एक डाउट क्यों पैदा कर रहे हैं? चुनाव हारते जीतते वो अलग बात है। देखिए, जब लोकतंत्र का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है चुनाव, और चुनाव कंडक्ट किया जाता है इलेक्शन कमीशन, और आप जानते हैं कि विश्व भर भारत में जिस तरह इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, फ्री एंड फेयर पोल जिसकी बात होती है, वो बहुत प्रशंसा हुई है। कई बाहर कंट्री से आके यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेके जाते हैं, इलेक्शन कमीशन वहां भी ट्रेनिंग करती है। तो इतनी अच्छी हमारी जब रेपुटेशन है, इस समय आप केवल ऐसे इस तरह के संदेह पैदा करना क्योंकि आपको लग रहा है कि चुनाव आपकी मतलब आपके फेवर में हो सकता है नहीं जाए, तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अति निंदनीय है। क्योंकि आप इलेक्शन के जो देखिए, ईवीएम को लेकर कई बार क्लैरिफिकेशन हो चुका है। मुझे तो मालूम है कई 15-20 साल से इसको लेकर था, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि रिपीटेडली इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज भी किया कि, और अब तो सामने आ गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कह दिया कि ये जो जिस वीडियो की इन्होंने जिक्र किया वो वीडियो केवल ट्रेनिंग का था, जो हमेशा हर पार्टी की पोलिंग एजेंट को ये करके फिर वो बताते हैं कि कैसा आता है, वही वाले था ये। लेकिन इनका ये कहना कि इसी वोटिंग के बाद वो ईवीएम को चेंज किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है ममता जी, बहुत गलत बात है। जी, रामकृपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, जब भी कोई ईवीएम, क्योंकि अभी जो बातें कही जा रही हैं, जाहिर है कि जैसी बात कही गई है कि एक संशय तो वोटर के मन में आता है, लेकिन जो बातें सपा की तरफ से कही गई हैं, जिसमें बैलेट पेपर्स मिलने की, ईवीएम मशीन्स की मिलने की बात की गई, जिसकी जांच भी करवा रहा है चुनाव आयोग, और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब चुनावी नतीजे आए थे तो कहा गया, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि वो सब सिर्फ टेस्टिंग के टाइम के पेपर्स थे इत्यादि, वो तमाम बातें हमारे सामने हैं। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब हम बात करते हैं ईवीएम को लेकर, उसके साथ साथ नतीजों को लेकर, जब क्योंकि मतगणना कल ही शुरू होनी है, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो ईवीएम मशीन है हर तरह से प्रूव की जा चुका है कि इससे आप टेम्पर नहीं कर सकते हैं? तो जो वोटर के मन में संशय का सवाल उठता है, इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि एक बड़ा वर्ग है मीडिया का भी जो इन बातों को आगे उछालता है। देखिए, इसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। ये अगर आप देखिए तो हमेशा जैसे ही एग्जिट पोल आता है, नॉर्मली तो ये होता था कि जब नतीजे आते हैं उसके बाद लगते थे, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस कर दिया है और सिर्फ उन्होंने ईवीएम पर ही नहीं कहा है, आप देखिए उन्होंने एग्जिट पोल पर भी उंगली उठाई है, कहा है कि ये पैसा कहां से फाइनेंस होता है, क्या होता है। जबकि एग्जिट पोल 2012 में भी हुए थे, जब अखिलेश जी जीते थे तब भी ईवीएम से हुआ था, और ये ईवीएम से साल दर साल इतना बड़ा लोकतंत्र है, कभी राज्यों के, कभी विधानसभाओं के, कभी लोकसभा के, ये चुनाव होते रहते हैं। और देखिए जो उनके परिणाम आते हैं वो किसी सत्तारूढ़ पार्टी या उसके फेवर में तो कभी भी नहीं रहते हैं। और देखिए, अगर 3 बनारस या मान लीजिए 3 ईवीएम के चलते अगर आप कह रहे हैं कि अब देश में क्रांति करने की जरूरत है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो आप इन बातों से मान लीजिए कि ये स्वाभाविक तौर पर कहीं न कहीं आशंका से ग्रस्त हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं उसको लेकर के, हालांकि जरूरी नहीं कि एग्जिट पोल सही ही हो, कल तक का इंतजार करना चाहिए। 24 घंटे पहले इस तरह की बातें करना, और चुनाव आयोग ने जिस तरह से इतनी पूरी प्रक्रिया शांत ढंग से उसका निर्वहन किया है, और ये बताया कि स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम जिसमें वोट पड़ा होता है उस पे नंबर होता है, और बाकायदा सब पार्टियों के प्रत्याशियों के सिग्नेचर से वो सील किया जाता है। तो कम से कम कॉमन सेंस की बात है कि जो पकड़ी गई उसका नंबर क्या है, और जो सील हुआ है जिस पर आपके प्रत्याशी ने साइन किया है वो क्या है। देखिए, ये जनता के बीच एक संदेह पैदा करने की कोशिश, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसलिए कल जैसा मैंने कहा 12 बजे के पहले इस तरह की चीजें होती रहेंगी, 12 बजे के बाद फिर बदल जाएगा। जो परिणाम जिसके पक्ष में नहीं आएगा वो सरकार पर इस तरह के आरोप लगाएगा, चुनाव आयोग पर आरोप लगाएगा। ये सब चीजें होती रहती हैं जी। लोकतंत्र में इनको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, कल अखिलेश जी की पूरी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से गुस्से में थे, थोड़ा मुझे लगता है कि जो इस देश का इस एक प्रदेश का मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, उसको थोड़ा सा, एक मैं कहता हूं कि थोड़ा उसको संतोष और एक अनुशासन
की भाषा में रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि उनका अधिकार है, पार्टी के हैं, जो भी हो चाहे कहें, लेकिन इससे क्या है कि जनता के बीच, वोटर के बीच एक अनावश्यक तनाव पैदा होता है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा भी है रामकृपाल जी ने, जो आपने स्पष्ट किया है कि जब इसकी सील लगाई जाती है ईवीएम की, तो भी सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने पूरी प्रक्रिया के तहत ये काम पूरा किया जाता है, जिसके बाद भी ईवीएम मशीन हर पल सभी दलों के नेताओं या प्रतिनिधि जो भी होते हैं उनके सामने ही सारा काम किया जाता है। इसलिए ये पूरी प्रक्रिया पर विश्वास किया जाना बहुत जरूरी है। फिलहाल हमारे जनादेश कार्यक्रम जारी रहेगा, मेहमानों से अनुरोध करते हैं बने रहिए हमारे साथ, लेकिन फिलहाल यह वक्त चला है एक ब्रेक का, देखते रहें आप। ओ पापा जी, 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नए मसाले उन्हें पेट पर टापा बांध दिलवाएगा। असली मसाले सच सच MDH MDH। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उगती हुई हरियाली में, सोने सी हर बाली में, हर सुबह चाय की प्याली में और घर घर की खुशहाली में, प्रदूषण मुक्त हो आसमान, दुनिया भर में अपने निशान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, गेल इंडिया जिसकी पहचान। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जालिम लोशन। ये नई मालकिन ने क्या जादू किया है जो इतने एक्सपेंसिव एरिया में रहना चाहती है? तू इतना बड़ा घर, रेंट भी ज्यादा होगा ना? बड़ी पार्टी लगती है। अब तो मिलना पड़ेगा उनसे। तो मिलिए इस नए घर की मालकिन से। बनाए अपने सपनों का घर बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन के संग। 21वीं सदी का भारत आज विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ रहा है, और यह सब संभव हो रहा है अपना कर्तव्य निभाते हमारे आय करदाताओं के योगदान से। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न 15 मार्च 2022 तक फाइल करनी होगी। इसलिए 15 मार्च 2022 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य फाइल करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ब्याज या दंड के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। यही नहीं, किसी भी असमायोजित व्यावसायिक हानि अथवा पूंजीगत हानि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.incometax.gov.in पर। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। नमामि गंगे, स्वच्छ करेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश, जिसमें हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों की जिनकी मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारे मेहमान भी बने हुए हैं। हम शुरुआत की है उत्तर प्रदेश से, जिसके बाद अन्य राज्यों का भी रुख करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। शेखर अय्यर जी, इस बार कहा गया कि वोटर बड़ा साइलेंट था,
एग्जिट पोल्स के बाद भी जो बात लगातार जमीन से उठ के आ रही थी कि वोटर अपने दिल की बात बोलने को तैयार नहीं है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि एग्जिट पोल्स के नतीजों को अगर हम दरकिनार कर दें तो इस बार कोई सरप्राइज आ सकता है उत्तर प्रदेश से, या फिर इतिहास रचेगा उत्तर प्रदेश? मुझे लगता है कि इतिहास ही बनेगा, रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे। और क्योंकि यूपी में पिछले 37 इयर्स में कभी सरकारें रिपीट नहीं हुई है, मुख्यमंत्री भी रिपीट नहीं हुए हैं। लास्ट सरकार जो रिपीट हुई थी 1985 में कांग्रेस, उस समय नारायण दत्त तिवारी दोबारा मुख्यमंत्री बने उस साल के जो चुनाव में। तो सवाल है, देखिए वोटर साइलेंट है लेकिन मुद्दे बड़े साफ है। कैंपेन के दौरान हमने देखा कि जिस इश्यूज को लेकर कई वोटर्स अपनी राय रखे हैं, आपने देखा हो कि कई चैनल्स के रिपोर्टर्स गए थे, कई अखबारों के रिपोर्टर्स गए थे। ये 2-3 चीजें बड़ी क्लियरली आ रहा है कि सवाल वोटर के सामने ये था कि क्या 2012 से लेकर 2017 तक जो गवर्नेंस रिकॉर्ड रही है, उस समय सपा सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसकी कामकाज, उसकी जिस तरह की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उससे कंपेयर हो रहा था 2017 से लेकर 2022 तक जो भाजपा सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो जिस तरह की गवर्नेंस रिकॉर्ड है, इस पर एक मेन इशू था। इस गवर्नेंस रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं उसमें सारी चीजें बार बार वोटर्स कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला की सुरक्षा और सरकारी कार्यक्रम जो जितने उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए एक बात बार बार आ रही थी कि लाभार्थियों की जो बेनिफिशियरीज है, जो कई केंद्र सरकार की कार्यक्रम, राज्य सरकार की कार्यक्रम जिस तरह इंप्लीमेंट किए गए हैं, उसको लेकर भी कई आप रिएक्शन देख रहे थे जी। और दूसरी तरफ सपा की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से यही था एक प्रकार से कि कुछ नहीं हुआ है पिछले 5 साल में, और इस तरह की मतलब एक नेगेटिव ये था कि कैंपेन था कि भाई कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो ग्राउंड से जो फीडबैक आ रहा था, मुझे लग रहा है उस ग्राउंड फीडबैक और एग्जिट पोल को अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ कनेक्टिव है, उसमें कनेक्शन है। चलिए कुछ घंटों का इंतजार, जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी शेखर जी। पर रामकृपाल जी, एक बात जो मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि ये चुनाव विपक्ष के लिए लिहाज से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का बहुमत प्राप्त किया था, अब वो कितना उसके करीब पहुंचती है, उसे बेहतर करती है, तमाम बातें हमारे सामने आनी है। लेकिन विपक्ष के लिए इन चुनावों के क्या सियासी मायने हो सकते हैं? बीजेपी जीते तो भी और अन्य पार्टी जीते, विपक्ष जीते तो भी। रामकृपाल जी जी रामकृपाल जी, यही जानना चाहती हूं मैं कि ये चुनाव परिणाम विपक्ष के लिए कितने महत्वपूर्ण और किन मायनों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि यहां से इन चुनाव परिणामों से विपक्ष के लिए सियासी दिशा तय मिल नहीं पा रही है। जरा सा ऑडियो मेरा ठीक करा दे, आवाज नहीं मिल रही आपको। जी चलिए शेखर जी, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, बीजेपी अच्छी परफॉर्मेंस करती है, तो उसका एक बड़ा मैसेज जाएगा कि केंद्र सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो डायरेक्शन रहा है और साथ में मुख्यमंत्री योगी जी का जिस तरह की कार्यशैली रही है, उसको उत्तर प्रदेश के जनता ने उस पर मोहर लगाई है, नंबर 1। नंबर 2, ये यूपी का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होनी है, उसमें यूपी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि हम जानते हैं वहां पे 80 लोकसभा सीट है। तो हमेशा कहा जाता है कि जो दिल्ली की जो सफर है वो हमेशा वया लखनऊ है, मतलब जिस पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतती है उसी पार्टी का संभावना ज्यादा है सरकार बनाने के लिए 2024 में। तो इसीलिए आपने देखा होगा बाकी ऑपोजिशन पार्टीज भी, वो ममता बनर्जी हो, एमके स्टालिन हो या उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, सबकी निगाहें थी उत्तर प्रदेश में। सबने अपने अपने जिस तरह मदद कर सकते हैं अखिलेश यादव को मदद किया है। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि अगर इस पे बीजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो बड़ी साफ मैसेज है कि बीजेपी के लिए एडवांटेज है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स है हमारे प्राइम मिनिस्टर के, जो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि उस इंप्लीमेंटेशन का स्पीड बढ़ेगा और भी ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे ज्यादा असर होगा, क्योंकि वोटर ने एक बड़े मैसेज दिए होंगे
शेखर जो जी, जाहिर है प्रचार कि करेंगे, इन चुनाव उनका मैं परिणामों बर्दाश्त की बात अगर हम बीजेपी के नजरिए से देखें तो बीजेपी के लिए जाहिर है 2024 की रास्ता आसान होगा, ये बात एक निकलकर सामने आती है। लेकिन रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी, मैं विपक्ष की बात जानना चाहती हूँ। विपक्ष की राजनीति के लिए क्या दशा दिशा तय कर सकते हैं कल के चुनाव परिणाम? चलिए फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि रामकृपाल जी हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH Carelessness while building a house can prove costly at the time of an earthquake. To avoid any cracks due to an earthquake in a house made of bricks and stones, apply seismic bands at lintel and plinth level, and for houses in zone 5 at sill level also, fix steel bars at every corner and joint. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. अरे पर कार लेने की इतनी जल्दी क्यों थी तुझे? कम से कम मेरी एडवाइस ले लेता। पापा, अगर आपकी एडवाइस लेता तो सरप्राइज नहीं दे पाता ना। और कार के मैटर में ना सही, पर कार लोन तो मैंने आप ही की एडवाइस से लिया है। मतलब आपका फेवरेट बैंक ऑफ बड़ौदा वाला कार लोन। इनके लोअर इंटरेस्ट रेट्स और क्विक प्रोसेसिंग के साथ साथ मुझे मिली एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज। मतलब अब रोज रोज बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। चल, और मुझे नई कार की पार्टी दे। चल। उगती हुई हरियाली में, सोने सी हर बाली में, हर सुबह चाय की प्याली में और घर घर की खुशहाली में, प्रदूषण मुक्त हो आसमान, दुनिया भर में अपने निशान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, गेल इंडिया जिसकी पहचान। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन। Realize your dreams with Canara Bank at low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। और ब्रेक के बाद जनादेश में आइए बात करते हैं पंजाब विधानसभा चुनाव की। क्या कहता है पंजाब में 2022 का चुनाव? पंजाब में इस बार हुए मतदान से कुछ सवाल भी सामने आए हैं, जिसके जवाब में छुपा है पंजाब का जनादेश। 5 नदियों वाले पंजाब ने बीते 1967 से 2017 तक दो पार्टी के बीच के मुकाबले वाले ट्रेंड को ही अधिकांश स्थितियों में बरकरार रखा। क्या पंजाब 2022 के चुनावों में इस ट्रेंड को तोड़ पाएगा? ये चुनाव कई मायनों में खास और अलग है। इनमें सबसे प्रमुख फैक्टर इन चुनावों में कई पार्टियों का दबदबा होना है। पहली बार पंजाब में इस तरह से मल्टी कॉर्नर पार्टियों की लड़ाई दिख रही है। इस बार चुनावों में दलित और हिंदू फैक्टर को मोबिलाइज किया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के ऐलान से सभी डेरे बेहद सक्रिय हो गए। पंजाब विधानसभा में 34 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं और पंजाब में कुल दलित आबादी के 60% सिख हैं और 40% हिंदू। इसके बाद इनकी लगभग 26 उपजातियां हैं। इस स्थिति में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि पंजाब दलित मुख्यमंत्री के लिए तैयार है, बल्कि प्रश्न ये है कि क्या पंजाब के दलित मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं?
ये चुनाव इस बड़े सवाल का उत्तर जरूर देगा। 2017 में जहां गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी, नशे और ड्रग्स के मुद्दे थे, तो वहीं इस बार उदासीनता की स्थिति में है, जो एक अलग समीकरण की तरफ इशारा करता है। पहली बार किसानों के मुद्दे, दलित मुद्दा, आपका उदय, बीजेपी और अकाली का पहली बार अलग अलग चुनाव लड़ना जैसे तमाम फैक्टर्स पहली बार चुनावों में तैर रहे हैं। ऐसे में यह चुनाव अलग नतीजे देने वाला हो सकता है, क्योंकि इतने समीकरण और इतनी अधिक पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला इन चुनावों को अलग बना रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी का उभार है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा, शहरी सीटों पर हिंदू वोटरों के कंसोलिडेशन और कम मतदान का फैक्टर सामने आने के बाद समीकरण बिगड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। 2017 के चुनाव में शहरी मतदाता कांग्रेस के पक्ष में थे, जिस कारण पार्टी पहली बार 77 सीटों को जीतकर सामने आई। शहरी वर्ग में हिंदू मतदाताओं ने कांग्रेस का खुलकर साथ दिया, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को लाने का इच्छुक नहीं था। लेकिन 2022 के चुनाव में 23 शहरी और इतनी ही सेमी अर्बन सीटों पर जिस तरह से मतदान कम हुआ है, उससे कांग्रेसियों के चेहरे मुरझा गए। जिन सीटों पर यूपी और बिहार के लोगों की अच्छी खासी गिनती है, वो भी चन्नी की उनके प्रति अभद्र टिप्पणी के कारण उनके खिलाफ चले। शिरोमणि अकाली दल का अपना 30% के करीब पक्का वोट बैंक है। जिन सीटों पर पार्टी पहले या दूसरे नंबर पर आती दिखाई पड़ रही थी, उन सीटों पर भारी मतदान हुआ है। कुछ सीटों पर हुए भारी मतदान को लेकर कहा गया कि ऐसा लग रहा है जैसे इस बार लोगों ने पूरे राज्य को एक यूनिट ना मानकर प्रत्याशी को देखकर विधानसभा क्षेत्र के आधार पर वोट किया है। 76 सीट ऐसी हैं जहां 5 से 12% मतदान गिरा है, जिनमें से 46 सीटें मालवा की हैं। ये एक नए फैक्टर की तरफ भी इशारा करता है। भाजपा अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा की तिक्कड़ी इन्हीं विरोधाभासों के बीच अपने लिए राज्य में नई संभावनाएं बना सकती है। तो जाहिर है कि इस बार पंजाब से जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, उसके कई कोण सामने हैं, जिसकी वजह से हर सीट पर करीबी लड़ाई समझ में या देखने में नजर आ सकती है। इस वक्त हमारे मेहमान साथ में बने हुए हैं शेखर जी। इतने सारे फैक्टर्स हमने सबके सामने रखे हैं, इन सबके बीच क्या ये कह सकते हैं कि पंजाब एक ऐसा राज्य है कि इन 5 राज्यों में से जहां पर तस्वीर रोमांचक हो सकती है? बिल्कुल ममता जी, आपने जिस तरह पूरा अभी विवरण दिया जो पंजाब की जो पॉलिटिकल सिचुएशन, इसमें सबके मन में यही बात है कि क्या ये जो 4 कॉर्नर फाइट हो रहा है, जिसमें किस पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी मिल सकती है, यानी हाफ वे मार्क कौन क्रॉस कर सकता है। वहां पे 117 सीट है और हाफ वे मार्क 59 या 59 या 60 मान लीजिए। तो सवाल है कि अगर उसमें अगर कोई भी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट बन जाए लेकिन हाफ वे मार्क क्रॉस ना करे, तो कौन सी पार्टी उसको मदद कर सकती है? क्योंकि आज जिस तरह चुनाव लड़ाया गया, उसमें बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को मदद करेगी जिस तरह 2013 में दिल्ली में मदद की, फिर बाद में बहुत रिग्रेट की है? वैसा तो मुझे नहीं लगता है। और दूसरी बात, मान लीजिए अकाली दल की आपने जिक्र किया कि उनकी 30% है, मान लीजिए अकाली दल के पास अच्छे मतलब पूरे हाफे मार्क नहीं है लेकिन नंबर आते हैं, तो बाकी पार्टी जैसे अमरिंदर सिंह की पार्टी, भाजपा, ये लोग क्या कर सकते? क्या ये इकट्ठे आ सकते? मतलब कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। साथ में बड़ी फैक्ट जो अब आपने दलित वोट की बात की, बड़ा सवाल भी किया आपने, क्या दलित तैयार है दलित मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला है कि अमरिंदर सिंह को ठीक चुनाव से पहले हटा के एक प्रकार से दलित सीएम को प्रोजेक्ट करके, साथ में जो उनके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे नवजोत सिंह सिद्धू, उनको भी नाराज किया, क्योंकि उन्होंने लगाकर अपने कैंपेन करके अमरिंदर सिंह को हटवाए। अभी सवाल है कि जब एक कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है, एक तरफ से ऑफकोर्स चन्नी ने दलित सीएम के एक बड़ा कार्ड कांग्रेस खेला है, और दूसरी तरफ आप लगातार पिछले चुनाव में भी काफी कोशिश की और मेन ऑपोजिशन पार्टी बनी है। इस बार यह कहा जा रहा है कि लोगों के मन में, कई वोटर्स के मन में है कि एक बार क्यों हम आपको क्यों चांस ना दे, इस तरह के सवाल आ रहे हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए, ज्यादातर संभावना एक हंग हाउस की तरफ है। अगर हंग हाउस है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, इसमें कई चीजें को लेकर सबकी चिंता भी है ममता जी। बिल्कुल। तो यानी कि ये तस्वीर सामने आ सकती है, ये तो कल की मतगणना ही बताएगी। लेकिन रामकृपाल जी, क्या कांग्रेस की आंतरिक कलह आम आदमी पार्टी के लिए
ताकत बन सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल्स तो आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं पंजाब में। ममता जी, जो मैं कहने वाला था वो बात आपने कह दी, बिल्कुल सही यही बात है कि देखिए पंजाब में हालांकि पिछली बार भी चुनाव के जो पहले एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल आए थे उसमें आप पार्टी को बहुत ज्यादा सफल होते दिखाया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछली बार अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका सारा श्रेय या कहें क्रेडिट अगर किसी को है तो अमरिंदर सिंह को थी। लेकिन उस अमरिंदर सिंह को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से उनको अपमानित करके हटाया, और उसके बाद कांग्रेस में जो अंदरूनी फाइट शुरू हुआ, सिद्धू जी ने जिस तरह से किया और एक तरह से डिक्टेट किया कांग्रेस हाईकमान को, तो वो सब सारी इन फाइटिंग अभी जो एग्जिट पोल में आ रहा है, आप देख लीजिए कि कांग्रेस की जो सीटें कम हो रही है वही आपको मिल रही है। अगर ये सही हुआ तो जाहिर सी बात है कि देखिए आप पार्टी सिर्फ कांग्रेस पे अटैक करती है और कांग्रेस के वोट को समेट लेती है। अब ये जिम्मेदारी कांग्रेस की थी, उनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से पंजाब में एक अच्छी खासी सरकार को डिस्टेबलाइज करके खुद कांग्रेस ने ये हालत की है, अगर एग्जिट पोल जो आए हैं अगर सही साबित हो तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं है, और इसका सारा दारोमदार जाएगा वो कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार होगी। जो भी है, देखिए जो पंजाब की हालत है, जैसा शेखर जी ने भी कहा, हो सकता है कि हंग आए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप पार्टी को मेजॉरिटी भी मिलती है तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो कोई बीजेपी के लिए क्या है कि बीजेपी अभी तक पंजाब में कभी अपने बूते खड़ी नहीं हुई थी। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका हमेशा से होता है पहले संगठन बनाओ। देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी जब तक शिवसेना से अलग नहीं हुई थी तब तक बीजेपी बड़ा भाई नहीं बनी थी। ऐसे पंजाब में आज बीजेपी ये मान रही है कि वो पंजाब में सरकार नहीं बनाने जा रही, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी खत्म हो रही है पंजाब में कांग्रेस, और बीजेपी अपना संगठन पंजाब में मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की स्थिति में है। जैसे बंगाल में 3 से 73 पर पहुंच गए और 2 राष्ट्रीय पार्टियों को वहां से बिल्कुल 0 पर ला दिया, सीपीएम और कांग्रेस को। तो मैं समझता हूं कि पंजाब का चुनाव एक लंबी दीर्घकालिक राजनीति के हिसाब से अगर आप देखिए, लेकिन तो इतने सारे वोट जब इतने कोनों में बटेंगे तो ये जरूर एक देखने वाली बात होगी रामकृपाल जी की कहीं त्रिशंकु तस्वीर सामने ना आए। देखना होगा, कल तक का इंतजार करना होगा। हमारे मेहमानों से अनुरोध, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अरे पर कार लेने की इतनी जल्दी क्यों थी तुझे? कम से कम मेरी एडवाइस ले लेता। पापा, अगर आपकी एडवाइस लेता तो सरप्राइज नहीं दे पाता ना। और कार के मैटर में ना सही, पर कार लोन तो मैंने आप ही की एडवाइस से लिया है। मतलब आपका फेवरेट बैंक ऑफ बड़ौदा वाला कार लोन। इनके लोअर इंटरेस्ट रेट्स और क्विक प्रोसेसिंग के साथ साथ मुझे मिली एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज। मतलब अब रोज रोज बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। चल, और मुझे नई कार की पार्टी दे। चल। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। Fueling the growing aspirations of its people and driven by rapid development of infrastructure, the Indian economy is accelerating its growth like never before. An inspiring reflection of India's economic progress is the burgeoning countrywide demand for modern high-end cars. Indian Oil, India's leading fuel brand, has been fronting the development of innovative products backed by its world-class R&D to meet the fast-changing needs of customers. To fuel the aspirations of the upwardly mobile car enthusiasts and to accelerate their car's high performance, Indian Oil has led the path to bring for the first time in the country a high-performing and the best-in-class premium fuel. XP100 100-octane premium petrol. Indian Oil's XP100 premium petrol with superior anti-knock properties improves engine power with faster acceleration.
enhances fuel economy and offers better drivability with increased engine life. Equally heartening is the positive impact it would make for a healthy and cleaner environment with reduced carbon emissions. Its low benzene content will drastically reduce carcinogenic emissions, and its low aromatic content will reduce suspended particulate matter, thereby improving the air quality. Indian Oil's XP100 Premium Petrol is the first such fuel being launched in India. It is an innovative achievement of Indian Oil through intense and sustained efforts of its world-class R&D, harnessing an indigenously developed technology interface, using multiple production streams and quality systems. Adding yet another feather in the crown of Atmanirbhar Bharat, Indian Oil helps India join the League of Select Advanced Nations like Germany and the USA to offer 100-octane high-performance fuel to demanding customers across the country. Now, when you rev up your mean machine for a passionate drive, be assured that Indian Oil is backing you with a matching high-performance fuel. XP100. मामा। हाँ गुड्डी। आप नाना जी से इतना डरते क्यों? मैं? सवाल ही नहीं। पापा? जी पापा। 10,000 रुपए अभी बैंक जाकर भेज देता हूँ। डर गए ना? इस डर को और बढ़ाते? मतलब? आज तो संडे है। रिलैक्स, बैंक बंद है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं। ये मिलेगी डेली 24 घंटे। कैसे? अब बैंकिंग है आसान, डिजिटल बैंकिंग। सिर्फ एक उंगली का है काम। बताओ कैसे भेजे? NEFT, IMPS, UPI? कोई भी। वाह, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहीं भी, कभी भी। अब मैं भी बनूंगा डिजिटल, फिर नो डर। अरे नाना जी। पापा। RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। सामाजिक दूरी बनाए रखें, कोविड तीसरी लहर को रोकें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश, जिसमें अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं शेखर अय्यर जी। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इस बार कहा जा रहा है कि बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। मतलब जो पोल पंडित हैं वो भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर तस्वीर क्या उभर कर सामने आएगी। सबसे यही सवाल आपसे समझना चाहते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कंफ्यूजन को बढ़ा रही हैं? देखिए क्या है कि उत्तराखंड में बीजेपी ने 3 चीफ मिनिस्टर बदले हैं। मतलब पहला एक सीएम थे, फिर और एक सीएम आए, फिर अभी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव पे गए बीजेपी। और लेकिन ये जो पिछले कुछ महीनों में जब से पुष्कर सिंह धामी ने चार्ज लिया है, बीजेपी की तरफ, मतलब बीजेपी तरफ से जो कहा जा रहा है कि सिचुएशन वहाँ काफी इम्प्रूव हुआ है। कई कार्यक्रम ये हुए हैं, कई जो इश्यूज जिसको लेकर कुछ नाराजगी कुछ सेक्शंस पे थी उसको दूर करने के लिए काफी सफलता मिली। दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस के ये था कि भाई सबका वहाँ पे कांग्रेस में ज्यादातर वहाँ पे जो कांग्रेस कार्यकर्ता की जो इच्छा थी कि वहाँ पे हरीश रावत को प्रोजेक्ट किया जाए मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन वो फैसला हाईकमांड ने नहीं लिया। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जिस पूरा एनर्जी से कांग्रेस को लड़नी चाहिए थी उस तरह लड़ नहीं पाई, क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम्स, जिसको आपने देखा होगा हरीश रावत ने ये कहा कि वहाँ पे कई मगरमच्छ हैं और मगरमच्छ के बीच में वो काम कर रहे हैं, कांग्रेस की सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं। वो अपने आप में एक नया डायमेंशन दिया। तो सवाल है कि
क्योंकि वहाँ हम जानते हैं कि उत्तराखंड में जो बड़े 2 पॉलिटिकल रीजन है, एक कुमाऊं है, एक गढ़वाल है, तो माना जाता है कि कांग्रेस के लिए ज्यादातर जो स्ट्राइक रेट जो ज्यादातर कुमाऊं में ज्यादा है और बीजेपी के लिए गढ़वाल अच्छी उनके लिए बेस है। तो कई सवाल है और सिटिंग एमएलएस की भी एंटी इनकम्बेंसी इश्यूज है, सिटिंग मिनिस्टर्स की इनकी इश्यूज है और सबसे ऊपर जो बात है वहां पे आम आदमी पार्टी भी एक थर्ड विकल्प के रूप में वहां पे काफी मेहनत की है। लेकिन सवाल है कि ज्यादातर बैटल जो लग रहा है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वहां पे पॉपुलैरिटी रही है, उनकी जो अलग से अपील रही है, क्योंकि जिस तरह वहां पे जो चारों धाम में जो कामें हुए, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, तो जो कामें हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी जो वहां पे हुआ है, उसको लेकर भी लोगों के मन में एक प्रकार से एक एप्रिसिएशन है। इसीलिए बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी इश्यू, कांग्रेस की इंटरनल सिचुएशन और दूसरी तरफ हरीश रावत की जो अपनी पर्सनालिटी, उसका एक अपना अपील, ये सारे जो फैक्टर्स को लेकर जो सवाल आता है कि क्या क्लियर मैंडेट किसी एक पार्टी को मिलेगा। यानी ये इसी वजह से कंफ्यूजन की स्थिति जो मैं कह रही हूँ वो बनी हुई दिख रही है। रामकृपाल जी, उत्तराखंड नहीं, मैं 5 राज्यों के लिहाज से बात करना चाहती हूँ कि क्या इस बार के चुनाव इन मायनों में भी पार्टियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द रहे हैं कि बागी विधायक, दल बदलू विधायक, हर एक सीट पर कांटे की टक्कर या हर एक सीट को जीतने के लिए हर पार्टी को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी इन कारणों की वजह से? देखिए, निश्चित रूप से, और मेरा यह कहना है कि जब तक चुनाव परिणाम नहीं आते हैं तब तक वैसे भी हर पार्टी का वो पूरी तरह का बहुमत पाने की दावा करती है। छोटी से छोटी पार्टियां भी जिनके बारे में पता होता है नहीं, और ये राजनीति में ये होना जरूरी है कि अगर आप लक्ष्य नहीं रखेंगे और आपको विश्वास नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन रह गई, जैसे उत्तराखंड पर आपने अब सवाल किया था, उत्तराखंड में मुझे ऐसा लगता है कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग दिखा रहे हैं, जो एग्जिट पोल में आया है, उसके बावजूद अगर नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं तो भी मैं समझता हूं कि ये बीजेपी की बड़ी सफलता है। वहां पे जिस तरह कहा जा रहा था कि एक तरफा हो जाएगा, हरीश रावत भी देखिए निश्चित तौर पर वहां एक बड़े नेता हैं, उनका एक बड़ा सम्मान है वहां पे, वो अच्छी फॉलोइंग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो अंदरूनी फाइट है वो हर राज्य में, जिस तरह से उन्होंने पंजाब में गलतियां की हैं, ऐसे ही उत्तराखंड में बिल्कुल जिस तरह की हरी झंडी हरीश रावत को दी गई उसमें भी इतना तरह पेच रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का दिलचस्प होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो बीजेपी दावा कर रही है कि 4 राज्यों में, गोवा और मणिपुर में, यहां भी देखिए अभी जैसे कांग्रेस क्या है कि अभी प्रत्याशियों को, पहले तो होता था विधायकों को ले जाइए छिपाइए, अभी तो प्रत्याशियों को छिपाना शुरू कर दिया रिजॉर्ट में। मेरा कहना है कि ये राजनीति क्या है, ये कोई आलू या बैगन तो है नहीं विधायक या प्रत्याशी, आप उनको स्वतंत्र रहने दीजिए। और अगर आपके पार्टी की नीतियों में इतना दम है तो कोई आपको छोड़ के क्यों जाएगा, या ऐसे लोगों को क्यों टिकट देते हैं जो नतीजे आने से पहले जिनके बारे में आपको डर लगने लगता है कि ये कहीं बिक न जाए। तो कांग्रेस के लिए विडंबना ही कहेंगे रामकृपाल जी की टिकट दे दिए उम्मीदवार को, उसके बाद उम्मीदवार पार्टी छोड़ के चले गए हैं। खैर, ये तस्वीर अब कल सब पार्टियों के सामने स्पष्ट हो पाएगी कि कौन सी पार्टी में कितना दम है, कौन सी पार्टी जनता को अपने पक्ष में कर पाने में समर्थ रही है। ऐसे में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मणिपुर की, जहां 60 विधानसभा सीटों पर मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है। और हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने राजधानी इंफाल में एक मतगणना केंद्र का जायजा लिया। मणिपुर असेंबली इलेक्शन के लिए 10 तारीख को काउंटिंग की जाएगी और उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस समय हम डीसी वेस्ट इंफाल में मौजूद है, जहां पर भी काउंटिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से एक एक पॉइंट को यहां पर सर्विलांस में रखा गया है। डार्क रूम से आप निकल करके कहां जाएंगे, हर एक चीज़ की पूरी CCTV कैमरे से यहाँ पर निगरानी रखी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे ROs और निर्वाचन आयोग के कौन कौन से लोग होंगे और यहाँ पर कैंडिडेट की तरफ से जिनको आने की परमिशन है
उनके जो एजेंट्स होंगे उनको यहाँ पर आने की परमिशन होगी। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ईवीएम मशीन और वीवीपैट्स जो हैं वो रखे गए हैं, बैलेट बॉक्स रखे गए हैं। पैरेलली सबकी काउंटिंग की जाएगी। 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होगी। पहले बैलेट बॉक्स से स्टार्ट होगी, फिर ईवीएम मशीन से होगी और उसके बाद यहाँ पर तमाम लोगों को बिठाया जाएगा और पूरे शाम तक इसको शांति से कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है मणिपुर के लिए भी। अगर देखा जाए यहाँ की जनता के लिए, वो लोग चाहते हैं कि किस तरह से जनता का विकास हो। और ये देखिए सारे साइन मार्क्स हो रखे हैं, सभी को स्टैब्लिश किया गया है। किसी भी तरह की कोई भी चीटिंग नहीं है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, या कहें कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से कराने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि कल जब 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होगी तो जैसे जैसे रुझान आगे निकल करके आएंगे 11 डिस्ट्रिक्ट में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से कौन सी पार्टी लीड करती है, कौन सा कैंडिडेट लीड करता है, साथ ही साथ किसकी सत्ता में सरकार होती है। तो उस पर सभी की निगाहें होंगी। हम भी कल देखेंगे कि क्या कुछ देखने को मिलता है और किस तरह से आंकड़े सामने आते हैं। मेरे सहयोगी सौरभ और कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ मणिपुर, इम्फाल। और मणिपुर विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का भी पूरा पालन किया गया है और साथ ही सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। मणिपुर चुनाव आयोग के सीईओ राजेश अग्रवाल ने कहा कि राज्य में प्रत्येक जिले में बनाए गए मतगणना केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू की जाएगी, ताकि मतगणना केंद्रों पर भीड़ का जमावड़ा ना हो सके। असेंबली इलेक्शन के लिए कल काउंटिंग की जाएगी। किस तरह से इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उस पर बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के सीईओ से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फाइनल डेज के लिए कॉल रहेगा, क्या कुछ कल कॉल रहेगा। कल बड़ा दिन है, मणिपुर एक नया इतिहास रचेगा। जी, कल की काउंटिंग के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है सभी आरओज को, डीओज को बताया जा चुका है। कुल 41 काउंटिंग सेंटर, काउंटिंग हॉल्स में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की मतगणना होगी। इस मतगणना के लिए कड़े सिक्योरिटी प्रबंध किए गए हैं। 3 टायर सिक्योरिटी का प्रबंध किया गया है, जिसमें कि सीएपीएफ और मणिपुर पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट होगा। और जो काउंटिंग सेंटर होगा उसके 300 मीटर के परिधि में 144 धारा भी लागू की जाएगी, ताकि लोग वहाँ कोई जमावड़ा किसी प्रकार का न लगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने सभी कैंडिडेट्स को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये बताया है कि मतगणना के बाद कोई भी विक्ट्री प्रोसेशन वगैरह नहीं निकालना है। और अंत में बात गोवा की करें तो वहां भी मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तरी गोवा के अल्टिन्हो में पॉलिटेक्निक कॉलेज में उत्तरी गोवा के 19 विधानसभा सीटों की मतगणना होगी, तो वहीं दक्षिणी गोवा के मडगांव में जिले के 21 विधानसभा सीटों की मतगणना होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। मतगणना के अधिकतम 11 राउंड होंगे और एक राउंड की मतगणना में कम से कम 20 से 30 मिनट का समय लगेगा। गोवा के निर्वाचन आयोग के सीईओ कुणाल ने कहा कि मतगणना केंद्रों पर 3 घेरों वाली कड़ी सुरक्षा रखी जाएगी, जिससे केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी शामिल होगी। Layer will be outside the campus, which will be managed by the district police. Then inside the premise, we have the inner circle, which will be managed by CAPF personnel outside the counting halls, and outside the building, security will be managed by the district police. Training of all the counting staff, which includes counting supervisors, counting assistants and micro observers, has been done. There has been 2 rounds of training. Appointment of these counting staff is being done through a process of randomization. और इसी के साथ जनादेश कार्यक्रम में आज बस इतना ही। सुबह 7 बजे से डीडी न्यूज आपके लिए लेकर आएगा मतगणना का पूरा कार्यक्रम, तो सटीक नतीजों के लिए जुड़े रहिएगा डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।